हेलो दोस्तों, एक बार आप लोगों को फिर से आप अपना यूट्यूब हब चैनल पर आ गए हैं। आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। वह मेरा चैप्टर है न्यूटन के गति के नियम और घर्षण के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे न्यूटन का गति का 3 नियम है, आप लोगों को भी पता ही होगा। और उसको क्या नियम है, उसका उदाहरण क्या है, ये नियम कब दिया गया, कैसे क्या हुआ, उसके पूरा विश्लेषण में आज हम लोग जान रहे हैं। न्यूटन के गति के नियम में पहले हम जानेंगे कि न्यूटन के गति के नियम और घर्षण। मतलब न्यूटन के गति का नियम पहले हम जानेंगे। जड़त्व क्या है? मतलब जड़त्व वह है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ अपने अवस्था में होने वाले परिवर्तन को विरोध करता है। अर्थात अगर वह अस्थिर रहता है तो अस्थिर ही रहना चाहता है। अगर वह गति में है तो वह गति में ही रहना चाहता है। उसे हम जड़त्व कहते हैं। मतलब ये जड़त्व हुआ कि साफ एक शॉर्टकट में मतलब इसे हम ये समझ सकते हैं कि जड़त्व हुआ है कि जड़त्व खुद ये अपने अवस्था में ही होने वाले परिवर्तन को वह विरोध करता है। और जब विरोध करता है, अगर यह जड़त्व अगर अस्थिर में रहता है तो वह अस्थिर में ही रहना चाहता है, अगर गति में है तो गति में ही रहना चाहते हैं। उसे हम जड़त्व कहते हैं। जड़त्व 2 प्रकार का होता है, एक विराम का जड़त्व, एक गति का जड़त्व होता है। गति का जड़त्व उससे कहते हैं, गति का जड़त्व वह हम गति में रहना चाहता है, और विराम का जड़त्व वह स्थिर अवस्था में रहना चाहता है। और इसके अब हम देखते हैं इसके डिफिनेशन के साथ जड़त्व क्या है। जड़त्व किसी पदार्थ का हुआ गुण यह अपने खुद अवस्था में होने वाली परिवर्तन को ही विरोध करता है। जो अपने होने वाले अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। अर्थात अगर अस्थिर रहता है तो अस्थिर ही रहना चाहता है। स्थिर ही रहना चाहता है। और अगर गति में रहता है तो गति में ही रहना चाहता है। और यदि गति में रहना मतलब जड़त्व यह किसी पदार्थ का हुआ गुण जो अपने होने वाले अवस्था में परिवर्तन को खुद ही विरोध करता है। अर्थात मतलब अगर यह जड़त्व अस्थिर में रहता है तो यह अस्थिर में ही रहना चाहता है, अगर गति में रहता है तो यह गति में ही रहना चाहता है, जिसे हम जड़त्व कहते हैं। जड़त्व 2 प्रकार का होता है, एक विराम का जड़त्व, एक गति का जड़त्व। जड़त्व 2 प्रकार का होता है। एक हो गया विराम का जड़त्व, और दूसरा हो गया गति का जड़त्व।
जड़त्व हो गया दो प्रकार का, एक विराम का जड़त्व और एक हो गया गति का जड़त्व। गति का जड़त्व जब वस्तु गति में रहता है तो उसे हम गति का जड़त्व कहते हैं। विराम का जड़त्व जब वस्तु विरामावस्था में रहता है तो उसे हम विराम का जड़त्व कहते हैं। जब वस्तु विराम का जड़त्व जब वस्तु गति में रहता है तो उसे हम नहीं सॉरी जब वस्तु विराम में रहता है उसे हम विराम का जड़त्व मतलब स्थिर रहता है। तो जब वस्तु विरामावस्था में उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। जब वस्तु विरामावस्था में रहता है तो उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। अगर गति का जड़त्व जब वस्तु गतिमान अवस्था में रहता है तो उसे हम गति का जड़त्व कहते हैं। गति का जड़त्व में जब वस्तु गति का अवस्था में रहता है तो उसे हम गति का जड़त्व कहते हैं। गति का जड़त्व दो प्रकार का हो गया, एक विराम का जड़त्व एक गति का जड़त्व। जब वस्तु विरामावस्था में रहता है तो उसे हम विराम का जड़त्व कहते हैं। और गति के जड़त्व में जब वस्तु गति का अवस्था में रहता है तो उसे हम गति का जड़त्व कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे, अभी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हम लोग देखेंगे जड़त्व वस्तु के वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। और जड़त्व जो है ना वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर दो ही चीज़ पर निर्भर करता है। वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर जड़त्व एक मिनट जड़त्व दो ही चीज़ पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर जड़त्व जो है दो ही चीज़ पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। अब हम देखेंगे न्यूटन ने अपने गति का नियम अपनी किताब प्रिंसिपिया में दिया था। न्यूटन जो है वो जैसे हम न्यूटन की गति का 3 नियम है तो न्यूटन यहाँ पे हमें पूछेगा कि न्यूटन ने अपने गति का नियम किस में दिया था। तो न्यूटन ने अपने गति का नियम अपने किताब प्रिंसिपिया में दिया था। और वो किताब का प्रकाशन कब हुआ था तो न्यूटन का गति का नियम जो उसका किताब था प्रिंसिपिया उसका प्रकाशन 1687 में हुआ था। तब यहाँ हम लोग देख रहे हैं
न्यूटन ने अपने गति का नियम का प्रकाशन अपनी किताब प्रिंसिपिया नामक किताब में दिया था। प्रिंसिपिया नामक किताब में दिया था। न्यूटन ने अपने गति का नियम का प्रकाशन, उसका अपना ही किताब था, प्रिंसिपिया नामक किताब में दिया था। और न्यूटन का गति का नियम का प्रकाशन 1687 में हुआ था। इसका ये किताब का नाम था प्रिंसिपिया, किताब का नाम हो गया प्रिंसिपिया, और गति का नियम का प्रकाशन किया था 1687 में। न्यूटन का गति का नियम का प्रकाशन न्यूटन का गति का नियम का प्रकाशन न्यूटन का गति का नियम का प्रकाशन 1687 में हुआ था। यहाँ पे मतलब पूछेगा कि न्यूटन का गति का नियम का प्रकाशन किस किताब में किया गया था? प्रिंसिपिया नामक किताब में। और कब किया गया था? तो न्यूटन का गति का नियम का प्रकाशन सन 1687 में किया गया था। अब हम लोग देखते हैं न्यूटन का गति का नियम। फर्स्ट नियम देखेंगे, उसका उदाहरण देखें, सेकंड नियम देखेंगे, उसका उदाहरण देखें, थर्ड नियम देखेंगे, उसका उदाहरण देखेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं न्यूटन का गति का फर्स्ट नियम। न्यूटन का गति का फर्स्ट नियम हम लोग देख रहे हैं। न्यूटन के गति के फर्स्ट नियम हम लोग देख रहे हैं। मतलब न्यूटन का गति का फर्स्ट नियम यह है कि इस न्यूटन का गति का फर्स्ट नियम यह हुआ कि इस नियम के अनुसार कोई भी वस्तु अगर कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में रहता है तो विराम ही अवस्था में तब तक रहेगा। अगर गति अवस्था में है तो गति की अवस्था में तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। तो न्यूटन का प्रथम नियम ये हो गया। और न्यूटन का प्रथम नियम का उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे चलती हुई गाड़ी एकाएक रुकने से उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुक जाना। जब कोई गाड़ी अगर खड़ा रहता है एकाएक चलने से यात्री पीछे की ओर झुक जाना। जैसे ये दरी हो गया, दरी पर डंडा पीटते हैं तो उस पर धूल कर निकलता है, दरी को डंडा पीटने से, यह भी न्यूटन का प्रथम गति नियम का ही उदाहरण हो गया। अब हम लोग देखते हैं न्यूटन का गति का फर्स्ट नियम का उसका परिभाषा क्या होता है। कोई भी वस्तु, न्यूटन का गति का पहला नियम, कोई भी वस्तु विराम अवस्था या गति की अवस्था में तब तक बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। जब तक उस पर कोई भी बाहरी बल उस पर कार्य ना करे, उसे हम न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। और इसका अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं।
इसका कुछ उदाहरण हो गया कि मतलब चलती हुई गाड़ी एकाएक रुक जाने से आदमी आगे की ओर झुक जाना। चलती हुई बस एकाएक रुक जाने से उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुक जाना। उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुक जाना। आगे की ओर झुक जाना। अब सेकेंड उदाहरण हो गया। पहला हो गया चलती हुई बस एकाएक रुक जाने से उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाना। अब कोई गाड़ी अगर खड़ा है एकाएक चल जाने से यात्री पीछे की ओर झुक जाना। दरी पे डंडा मारने से उसमें धूलकण का झरना। दरी पे डंडा मारने से धूलकण का झरना। दरी पे डंडा मारने से धूलकण का झरना। अब कोई भी गाड़ी खड़ा है एकाएक चल जाने से उसमें यात्री पीछे की ओर झुक जाना। एकाएक चलने से बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाना। पीछे की ओर झुकना। उसमें बहुत सारे उदाहरण है। अगर आप लोग एक बार इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो लिखिए, अब ऊपर लिखेंगे। चौथा उदाहरण हो गया पेड़ पौधे को हिलाने से उसमें टहनियाँ या पत्तियों का गिरना। पेड़ पौधे को हिलाने से पत्तियाँ या टहनियाँ को गिरना। पत्तियाँ या टहनियाँ को गिरना। पेड़ पौधे को हिलाने से पत्तियाँ या टहनियाँ को गिरना। अगर कांच में गोली मारने से कांच को चनक जाना। कांच पे गोली मारने से कांच को छेद कर जाना। पत्थर मारने से टूट जाना या पत्थर मारने से टूट जाना। ये न्यूटन का प्रथम नियम का कुछ एग्जाम्पल है। अब हम लोग देखेंगे न्यूटन का सेकेंड नियम। तब तक आप लोग इसे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो 5 सेकेंड के लिए ले लीजिए।
न्यूटन का आप दूसरा नियम देख रहे हैं। न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम है कि न्यूटन का दूसरा नियम है कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु की वेग में, न्यूटन का दूसरा नियम है कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के वेग पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल न्यूटन का दूसरा नियम हो गया। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती बल आरोपित बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। न्यूटन का दूसरा नियम हो गया इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु की संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। न्यूटन का दूसरा नियम हो गया कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। अब न्यूटन के दूसरा नियम का हम भी इसका भी कुछ उदाहरण देख रहे हैं। इसका प्रथम उदाहरण देख रहे हैं। टेनिस गेंद की तुलना में क्रिकेट गेंद से अधिक चोट का लगना। दूसरा उदाहरण देखेंगे कि फर्श के अपेक्षा दरी पर कूदने से चोट को अधिक लगना। दरी की अपेक्षा फर्श पर कूदने से चोट को अधिक लगना। दरी की अपेक्षा फर्श पर कूदने से अधिक चोट को लगना। दरी की अपेक्षा फर्श पर कूदने से अधिक चोट लगना। पहला हो गया टेनिस गेंद की तुलना में क्रिकेट गेंद से अधिक चोट लगना। दूसरा हो गया दरी की अपेक्षा फर्श पर कूदने से अधिक चोट को लगना। और तीसरा हो गया कि बड़ा कील को अधिक गहराई तक देने पर उसे अधिक चोट करना। बड़े कील को अधिक गहराई तक अधिक गहराई तक देने में अधिक चोट को करना।
तक जाने में अधिक चोट लगना, जाने में अधिक चोट लगना। न्यूटन का सेकेंड नियम है, मतलब इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु की संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। इसका उदाहरण है जैसे कि टेनिस गेंद की तुलना में क्रिकेट गेंद से खेलने में अधिक चोट को लगना, दरी की अपेक्षा फर्श पर कूदने से अधिक चोट को लगना, और बहुत बड़ा कील को अधिक गहराई तक जाने में उसे अधिक चोट को देना। न्यूटन का सेकंड नियम हो गया। अब न्यूटन का हम लोग थर्ड नियम देख रहे हैं। अगर आप लोग इससे स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए 2 सेकंड के लिए। न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम ये हो गया, मतलब न्यूटन का तीसरा नियम होता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। न्यूटन का तीसरा नियम है प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया। न्यूटन का तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया। अब इसका भी कुछ उदाहरण है, जैसे कि इसका उदाहरण कि जैसे कि कुएं से रस्सी को खींचना, कुएं से पानी का बाल्टी खींचना और रस्सी को टूट जाने से महिलाओं को अधिक चोट को लगना। और सेकेंड उदाहरण हो गया जैसे नाव पे खड़ा है, नाव पर से अगर कूद जाते हैं तो नाव को पीछे को जाना। ये भी न्यूटन के तीसरा के नियम का ये भी प्रतिक्रिया पर विपरीत प्रतिक्रिया हुआ। जैसे कि ये नाव है और ये पानी के किनारे नाव है, नाव मतलब ये नाव का यहाँ से अगर हम आगे छलांग लगा देते तो नाव पीछे भाग जाता है। यही हो गया क्रिया प्रतिक्रिया। अब इसका भी हम कुछ उदाहरण देख रहे हैं। पहला उदाहरण हो गया कुएं से पानी का बाल्टी खींचते समय कुएं से पानी का बाल्टी खींचते समय रस्सी को टूट जाने से महिलाओं को चोट का लगना। महिलाओं को चोट का लगना। दूसरा उदाहरण हो गया कि नाव पे से कूदना, पानी में खड़े नाव से किनारे से कूदना। पानी में खड़े नाव के किनारे से कूदना। और तीसरा हो गया पानी में तैरते समय पानी पे चोट करना। पानी में तैरते समय
पानी पे चोट करना। ये न्यूटन का तीसरा नियम का कुछ उदाहरण है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अब हम एक नया कुछ ट्रिक देने वाले हैं कि कौन न्यूटन का उदाहरण, वैसे तो मतलब ध्यान नहीं रहेगा कि कौन सा न्यूटन का प्रथम नियम का उदाहरण है, कौन सा द्वितीय नियम का उदाहरण है, कौन सा तृतीय नियम का उदाहरण है। हम एक ट्रिक दे रहे हैं जिससे आपको पूरा मतलब ध्यान रहेगा कि यह न्यूटन का उदाहरण प्रथम नियम का है, या न्यूटन का सेकंड नियम का उदाहरण है, और यह न्यूटन का तीसरा नियम का उदाहरण है। अब हम ट्रिक दे रहे हैं, आप लोग देखिएगा। अब आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम एक ट्रिक कुछ लिखने वाले हैं, और न्यूटन का उससे पता चल जाएगा कौन सा न्यूटन का प्रथम नियम का उदाहरण है, कौन सा सेकंड नियम का उदाहरण है, कौन सा थर्ड नियम का उदाहरण है। मतलब ये हम ट्रिक दे रहे हैं, इससे मतलब समझ में आ जाएगा कौन सा न्यूटन का प्रथम नियम का उदाहरण है, कौन सा सेकंड नियम का उदाहरण है, कौन सा थर्ड नियम का उदाहरण है। पहला हम लिख रहे हैं हम गति या विराम। दूसरा में हम लिख रहे हैं चोट या अधिक। चोट या अधिक। तीसरा में हम लिख रहे हैं चोट का लगना। चोट लगना। एक मिनट। ये हो गया न्यूटन का गति का नियम। देखिए अब मतलब गति या विराम, हम बोले थे ना कि न्यूटन का प्रथम नियम हुआ है कि कोई भी वस्तु जब तक गति या विराम अवस्था में तब तक ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। तो गति या विराम, इसका मतलब ये हो गया कि प्रथम नियम। ये हो गया प्रथम नियम। चोट या अधिक, हम ये बोले थे ना सेकंड नियम में, हम ये बोले थे कि मतलब कि दरी की अपेक्षा फर्श पर कूदने से अधिक चोट का लगना, दरी की अपेक्षा फर्श पर कूदने से अधिक चोट का लगना, तो चोट या अधिक, तो ये हो गया न्यूटन का सेकंड नियम। ये हो गया सेकंड नियम। और थर्ड नियम हो गया चोट को लगना। जैसे हम थर्ड नियम में एक उदाहरण ये भी हम बताए थे कि कुएं से पानी का बाल्टी खींचते समय रस्सी को टूट जाने से महिला को चोट को लगना, और नाव के किनारे से कूदने से, और नाव पानी में तैरते समय पानी पे चोट लगना। चोट लगना ये हो गया तृतीय नियम। ये हो गया न्यूटन का थर्ड नियम। अब आप लोग इसका ट्रिक भी देख लिए हैं। अब एक दो पॉइंट और हम बताने जा रहे हैं कि कौन नियम से, न्यूटन का प्रथम नियम से किसका परिभाषा मिलता है, सेकंड नियम से किसका परिभाषा मिलता है, और थर्ड नियम से किसका परिभाषा मिलता है। आप लोग इसे एक बार देख लीजिए। चलिए इसी साइड हम लिख देते हैं। जैसे न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलता है। न्यूटन के प्रथम नियम से बल को परिभाषा मिलता है, और न्यूटन के सेकंड नियम से बल का सूत्र मिलता है,
और न्यूटन के थर्ड नियम से बल की प्राकृतिक की पता चलता है। न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलता है, न्यूटन के सेकंड नियम से बल का सूत्र मिलता है, न्यूटन के थर्ड नियम से प्राकृतिक के बल की पता चलता है। प्रथम नियम, द्वितीय नियम से बल का सूत्र, तृतीय नियम से बल का प्राकृतिक का पता चलता है। देखिए, न्यूटन का प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलता है, न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का सूत्र मिलता है, न्यूटन के तृतीय नियम से बल का प्राकृतिक का पता चलता है। इस तरीक़ा से हम लोग देखें जड़त्व, न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिया नामक पुस्तक में वो अपना नियम का व्याख्या किया था, और उसका प्रिंसिया नामक पुस्तक का न्यूटन का नियम दिया था 1687 में। न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, तीनों नियम देखे हैं और सबका उदाहरण स्वरूप देखे। और न्यूटन का कौन सा मतलब उदाहरण से कैसे समझेंगे कि न्यूटन का प्रथम नियम है, ये सेकंड नियम है और ये थर्ड नियम है। एक ट्रिक भी हम दिए आप लोगों के, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों को ये वीडियो करने में, और आप लोग इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आज का मेरा क्लास यहीं पे ख़त्म होता है आज, और आगे का क्लास मेरा आगे की क्लास आगे के नेक्स्ट दिन हो जाए।